नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लेसन नंबर 16 से उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले हमने क्या किया था, अपने YouTube चैनल पर इसी चैप्टर से संबंधित 4 वीडियोज डाली है और उसमें हमने 1 बाय 1 पूरे चैप्टर को सॉल्व किया है। अब आज हम एक नई वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है, जब भी हम 10वीं के बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो उनमें कम से कम 16 या 20 के लगभग बहुविकल्पीय क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि हिमाचल में नहरी सिंचाई की कौन सी व्यवस्था है। देखिए, जब हमने इस लेसन को किया था तो यहाँ पर हमने बहुत सारी जल व्यवस्था पद्धति के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिमाचल में नहरी सिंचाई की कौन सी व्यवस्था है। ताल, देखिए ताल है नहीं, सुरगम भी नहीं और कट्टा भी नहीं। देखिए, कुल है शब्द हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। हिमाचल प्रदेश में 1985 या एक पुराने समय में लगभग 400 वर्ष पहले ये पद्धति स्टार्ट की गई थी और इसमें सिंचाई के लिए नहरी जल का उपयोग किया जाता था। कुल है शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या है हमारा? बी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इन प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक मेथड है कि जैसे ये प्राकृतिक संसाधन नहीं, तो इसका मतलब है ये अप्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? अप्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है। और दूसरा है, हमने आंसर ट्रायल मेथड, इसका यूज करना है। देखिए, आंसर ट्रायल मेथड कैसे यूज होता है। देखिए, पानी जो है प्राकृतिक संसाधन है, उसने पूछा नहीं होना चाहिए। मिट्टी प्राकृतिक संसाधन है, हवा प्राकृतिक संसाधन है। तो बचा कौन सा हमारे पास? विद्युत जो है वो अप्राकृतिक संसाधन है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इस तरह हम इसको आंसर ट्रायल मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर हम प्रश्न को उल्टा करके सोल्व कर सकते हैं। उसने पूछा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो हमने पता कर लिया कि अप्राकृतिक संसाधन की बात कर रहा है। अब हम प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम वर्षा होती है। देखिए, सबसे भारत की यदि हम बात करें, सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है मानिसराम है, और सबसे कम क्षेत्र की बात करें जैसलमेर है। तो यहां पर हमसे ये पूछा है कि किस राज्य में, तो ये जैसलमेर जो है राजस्थान में पड़ता है। तो यहां पे सबसे कम वर्षा होती है, इसलिए हमारा आंसर नंबर 3 जो है वो हमारा सही आंसर है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कि कागज का निर्माण किया जाता है। देखिए, कागज का निर्माण किया जाता है तो ये चीज देखिए हम बता सकते हैं। देखिए, रबड़ तो खुद पेड़ से प्राप्त होती है, धातु हमारी प्रकृति में पाई जाती है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। और पत्ते जो होते हैं, पत्तों से तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, ये खुद ही प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन ये लकड़ी जो है ये हमें पेड़ से प्राप्त होती है, ये भी पेड़ से प्राप्त होती है, ये भी पेड़ से प्राप्त होती है, लकड़ी भी पेड़ से प्राप्त होती है। तो कागज को बनाने के लिए पेड़ की छाल का प्रयोग किया जाता है, पेड़ की छाल। और पेड़ की छाल हमें कहां से प्राप्त होती है? उसके
तने से प्राप्त होती है। और तने का मीन्स क्या है? लकड़ी। ध्यान देने वाली बात है, तो यहां पे लकड़ी जो है उससे कागज का निर्माण किया जाता है। और यहां पे प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? देखिए लकड़ी जो है वो भी वनों से प्राप्त होती है। रेजिन हमने किताब में जब वन एवं वन संसाधन के हमने क्या कहते हैं उपयोगिता पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था लकड़ी, रेजिन, इमारती लकड़ी, ये सभी चीजें हमें वनों से प्राप्त होती है। लेकिन ये कीटनाशक जो है, ये कीटनाशक जो है ये एक रासायनिक पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है जो मानव निर्मित है, मानव निर्मित भी है। समझ में आया? तो हमें पता चल गया हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या है? सी आंसर है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं कि ताप विद्युत घर में उपयोग किए जाने वाला ईंधन। देखिए ताप विद्युत में जो है हाइड्रोजन तो किया ही नहीं जाता, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भी नहीं किया जाता। तो ताप विद्युत में यानी कि बिजली निर्माण में देखिए बिजली निर्माण में हम किस चीज का उपयोग करते हैं? कोयले का उपयोग करते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 की। ये कह रहा है कि गंगा सफाई योजना कब आरंभ की गई? देखिए गंगा सफाई योजना ये 1985 में शुरुआत की गई थी और आंसर हमें पता चल गया। लेकिन इसको हम गंगा एक्शन प्लान के नाम से जानते हैं। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि एक तो जल प्रदूषित हो गया था, गंगा का जल जो था प्रदूषित हो गया था। एक इसके अंदर कोलीफॉर्म बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का एक वर्ग है वो आ गया था। देखिए ये जो कोलीफॉर्म है ये मानव के अंदर आंतों के, मानव की जो आंत होती है यानी कि आंत्र रोग उत्पन्न करता है। ध्यान देने वाली बात है, गंगा सफाई योजना जो है 1985 में आई थी और गंगा का जल बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गया था। उसके अंदर एक जीवाणु भी आ गया था कोलीफॉर्म। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की कि खादीन समानता पाए जाते हैं। देखिए खादीन कैसे, कहां पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, इसका कारण मैं बताऊंगा। देखिए जहां पे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं यानी कि जहां पे जल की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं होती। देखिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित का मतलब है जल अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब उपलब्ध नहीं हो पाता, हम उसको ये कह देते हैं जल दुर्लभता, कि जल दुर्लभता हो गई है भाई। अब देखिए खादीन जो है कम जल वाले क्षेत्र में होते हैं और मैं आपको बताऊं राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जो है मेनली इनमें से ही आंसर होगा। तो यहां पे देखिए खादीन है राजस्थान के अंदर पाया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 बूंदीस सामान्यतः पाए जाते हैं। देखिए बूंदीस हिमाचल प्रदेश में या हरियाणा में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में। तो बूंदीस जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाए जाती है। तो हमारा आंसर नंबर सी जो है वो सही है। प्रश्न नंबर 10 भूमिगत जल वह है। देखिए भूमिगत जल वह है जो भूमि से रिश्ता है या भूमि में रिश्ता है। देखिए नदी के जल को हम भूमिगत जल नहीं कह सकते, समुद्र के जल को हम भूमिगत जल नहीं कह सकते, वर्षा के रूप में जो जल आता है उसको हम भूमिगत जल नहीं कह सकते। भूमिगत जल हम उसको कहेंगे जो भूमि में रिश्ता है यानी कि भूमि के अंतर्गत पाया जाता है। देखिए भूमिगत जल की यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो भूमिगत जल क्या होता है? भूमि के अंदर पाए जाने वाला जल जो होता है वो भूमिगत जल होता है और जो सबसे अधिक पीने योग्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 कोलीफॉर्म निम्नलिखित में से किसका समूह है? देखिए ये जीवाणु का समूह है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने
गंगा एक्शन प्लान के बारे में बताया था, गंगा सफाई योजना के बारे में बताया था, तो वहां पे इसका जिक्र किया था कि कोलीफॉर्म क्या है, एक जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया है। ये ध्यान से देखना भाई, कई बार हम विषाणु को हम वायरस बोलते हैं, ठीक है, और कवक को हम फंगी बोलते हैं, प्रोटोजोआ एक अलग कैटेगरी है। तो यहां पे आपने ध्यान देना है कि कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, ये भी मैंने अभी डिस्कस किया था कि कोलीफॉर्म मानव शरीर में कहां पर पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में पाया जाता है। तो यहां पे आंसर नंबर बी, यहां पे आंसर नंबर बी नहीं भाई, आंसर नंबर सी। देखिए यहां पे आंसर नंबर सी, आंत में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रीय वन नीति भी बोल दो या पॉलिसी भी बोल दो, किस सन में बनाई गई थी और कब लागू की गई थी। देखिए राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत 1952 में की गई थी, और जैसे ये बोला जाता है कि राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार लगभग पृथ्वी पर या भारत में लगभग 33% वन होने जरूरी है, लेकिन भारत में 22.57% वन है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये बहुत ही कम है। तो ये कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति। अब यहां पे देखिए 1952 तो कहीं पे है नहीं, तो इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति जो पॉलिसी बनाई थी उसके बाद दोबारा अमेंडमेंट करके बनाई गई थी, दोबारा उसके अंदर संशोधन करके बनाया गया था, तो वो हमारी बनी थी 1988 में। तो यहां पर हमारा जो आंसर नंबर सी, देखिए यहां पे 1988 आएगा, 1988। प्रश्न नंबर 14, एक आच्छादित क्षेत्र बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में पेड़ लगाना क्या कहलाता है। देखिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना वनीकरण कहलाता है, और वनों को अत्यधिक काटना उन्मूलन कहा जाता है। देखिए जहां पर अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे वहां वनीकरण होगा, यानी कि फॉरेस्टेशन होगा, एफॉरेस्टेशन बोलते हैं, और वनों को काटना डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। राष्ट्रीय उद्यान किसका संरक्षण करते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है पूरे पारितंत्र का, देखिए राष्ट्रीय उद्यान में पौधे भी होते हैं, जंतु भी होते हैं, और जंतुओं के अंदर शेर भी होते हैं। तो कहने का मतलब है ये सभी चीजें होती है किसके अंदर, पारितंत्र के अंदर, एक इकोसिस्टम के अंदर। तो आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि राष्ट्रीय उद्यान में पूरे पारितंत्र का संरक्षण किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए वनीकरण के द्वारा, देखिए यहाँ पे वनीकरण के द्वारा अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो पेड़ों की जड़ें जो होती है मिट्टी को जकड़ कर रखती है, और दूसरा वनस्पति उगाकर, वन उन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई, वनों की अत्यधिक कटाई। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 में आपके जो है 2 प्रश्न है और इन 2 आंसर है, और ये दोनों आंसर आपने ध्यान रखने हैं। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है, वनीकरण और वनस्पति, यानी कि आंसर नंबर डी हमारा ए और सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न करते हैं। देखिए भाई पारिस्थितिक असंतुलन कब पैदा होता है, पहला ऑप्शन है वनों की कटाई, बिल्कुल ठीक, इसी की वजह से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। जब हम जंतुओं का शिकार करते हैं तो जंतु और पेड़ पौधे
एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, तो उसकी वजह से भी पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाता है। बांध बनाने से जीव जंतु और पेड़ पौधों के आवास छिन जाते हैं, तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारा क्या है भाई, पारिस्थितिक असंतुलन पैदा करने वाला है। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। किस महीने के प्रथम सप्ताह को वन्य जीवन सप्ताह के रूप में बनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अक्टूबर जो महीना होता है उसके पहले सप्ताह को वन्य जीवन सप्ताह के नाम से यानी कि के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, वनोन्मूलन से हो सकता है। देखिए, इससे मृदा अपरदन भी होता है, क्योंकि वनोन्मूलन का मतलब है वनों की कटाई, यानी कि पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, या हम ये बोल दे पेड़ों की कटाई, ये वनोन्मूलन है। और इससे मृदापर्दन भी होता है। वन वर्षा लाने में सहायक होते हैं, उसमें भी कमी हो सकती है। और वन मौसम का एक स्तर बनाकर रखते हैं, संतुलन बनाकर रखते हैं। तो ये सभी चीजें भी, तीनों ही चीज जो है वन उन्मूलन से हो सकती है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन से हैं। देखिए, जैव विविधता के अंदर हमारा वन आता है, और कुछ नहीं, होटल भी नहीं, कोयले की खानें भी नहीं, पेट्रोल के कुएं भी नहीं। देखिए, जैव विविधता का मतलब है पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की स्पीसीज यानी कि जीवों का पाए जाना, चाहे वे पेड़ पौधे हैं चाहे वे जीव जंतु हैं। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वन जैव विविधता के विशिष्ट स्थल है। प्रश्न नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? देखिए, जीवाश्म ईंधन हमेशा याद रखना, कोयला, पेट्रोल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों हमारे जीवाश्म ईंधन हैं। और आपने ये ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए लकड़ी तो है नहीं, कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इसलिए बी और सी हमारा ऑप्शन ठीक है। प्रश्न नंबर 22, जल को भूमिगत संग्रहित करने का क्या लाभ है? देखिए, जल को भूमिगत संग्रहित करने के लाभ मैं आपको बता देता हूं। एक तो यह जल वापसीकृत नहीं होता, क्योंकि जो जल भूमि पर होता है या नदी नालों या तालाब या झील के अंदर होता है वो वापसीकृत होता है, लेकिन भूमिगत जल वापसीकृत नहीं होता। और भूमिगत जल का स्तर ऊपर होने से वनस्पति के लिए नमी उपलब्ध रहती है, जो रोग वाहकों को प्रजनन स्थान उपलब्ध हो जाता है स्थलीय क्षेत्र पर। जैसे हम देखते हैं जहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पे रोग वाहक जो जीव होते हैं, जैसे मलेरिया है, डेंगू है या अन्य बहुत सारी चीजें हैं, वो उनका प्रजनन स्थान बन जाता है। लेकिन भूमिगत ऐसा स्थान, भूमिगत जल ऐसा स्थान नहीं है, इसलिए हमारे उपरोक्त सभी आंसर्स ठीक है। ना तो भूमिगत जल आसानी से वापसीकृत होता, ना ही जो भूमिगत जल होता है वो जो वनस्पति होती है उनको नमी उपलब्ध करा के रखता है। और तीसरा, जो रोग वाहक जीव है उनके प्रजनन करने का स्थान नहीं बनता। तो भूमिगत जल इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 23, गंगा के प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए, गंगा के प्रदूषित जल होने के कारण बहुत सारे हैं, जैसे अस्थियां और मृत शरीर गंगा नदी के अंदर बहा दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दे रखा है, औद्योगिक रासायनिक प्रदूषक, उद्योगों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जल के अंदर, गंगा नदी के जल के अंदर बहा दिया जाता है। और जैसे जल के अंदर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, ये सभी जो ऑप्शंस है वे बिल्कुल ठीक है, गंगा के प्रदूषण के मुख्य कारण भी है। प्रश्न नंबर 24, जल में कोलिफॉर्म जीवाणु की उपस्थिति जल के किसके द्वारा संदूषित होने की ओर संकेत करती है? देखिए, सीवेज जल, जो ये सीवरों का जल होता है, सीवर के अंदर जो पानी बहता है उनके अंदर कोलिफॉर्म जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं।
प्रश्न नंबर 25, हमें जैव विविधता को संरक्षित करना चाहिए क्योंकि देखिए जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन बनाकर रखती है, यह जीन पुल बनाकर रखती है और यह हमारा अस्तित्व भी इन्हीं पर निर्भर करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आपने ध्यान देना है, प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। प्रश्न नंबर 26 कि वन्य जीवन में सम्मिलित है। वन्य जीवन में सभी जीव आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और सूक्ष्म जीव भी आती है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को क्लिक करेंगे। वन में सभी सजीव प्रेजेंट होते हैं। भारत का कितना भूभाग वनों से ढका हुआ है? देखिए लगभग जो है, वैसे एक्चुअल में जो आपको बता दूं लगभग 22.57% है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस जो है अराउंड यानी कि लगभग के दे रखा, तो यहाँ पे 20% आएगा। और भारत का कितना भूभाग वनों से ढका होना चाहिए? देखिए भारतीय, मैंने पहले भी डिस्कस किया, भारतीय वन नीति 1952 के अनुसार लगभग 33% वनों का होना जरूरी है, लेकिन भारत में लगभग 20 से 22% वन पाए जाते हैं, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे कितना होना चाहिए? 33% होना चाहिए। और कितने भूभाग से वन ढका हुआ भारत? तो लगभग 20% भाग से ढका हुआ है। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की लंबाई बतानी है, गंगा की यात्रा बतानी है। तो जब हमने बताया था जो गंगोत्री है वो उत्तराखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल के सागर तक जाती है, तो वहां पर कुल लंबाई जो होती है वो 2500 किलोमीटर हो जाती है। पर्यावरण को संरक्षित करने तथा उससे सुधारने का सबसे अच्छा तरीका प्राकृतिक संसाधनों का क्या है? एक 3R हम सुनते होंगे। देखिए कम उपयोग करना, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल। तो आपने ध्यान देना है कि हमें यदि पर्यावरण को संरक्षित रखना है या प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना होगा? कम उपयोग करना होगा, उनका पुनः उपयोग भी करना होगा, पुण्य चक्रण भी करना होगा। तो ये सभी जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वो ठीक है। प्रश्न नंबर 31 की बात करते हैं। जो जल भूमि के नीचे पाया जाता है उसे हम भूमिगत जल कहते हैं। ये जो है रिपीटेड एक दूसरे से इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस है। प्रश्न नंबर 32 देखिए, यहाँ पे आया 3R हमने पढ़े, 3Rs हमने पढ़े। तो पहले R का मतलब क्या है? पहले R का मतलब है कम उपयोग, कम उपयोग मतलब रिड्यूज। दूसरे R का मतलब क्या है? दूसरे R का मतलब जो है वो आपका जो दे रखा है। तीसरे R का पुनः उपयोग, तो यहां पे रिसाइकल, रिसाइकल यानी कि पुण्य चक्रण। यहां पे देखिए हमने ऑप्शंस नहीं दिए, तो उत्तर इसका जो है वो उत्तर नंबर बी है। अब 3R में तीसरे R का मतलब क्या है? पुनः उपयोग, पुनः उपयोग का मतलब है रीयूज। देखिए रीयूज का मतलब है दोबारा उसका उपयोग करना। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन उत्पादों पर निर्भर करता है? देखिए टिम्बर भी वनों पर ही निर्भर करता है, कागज भी वनों से प्राप्त होते हैं और खेल का सामान भी वनों से ही प्राप्त होता है। तो वन उत्पादों पर ये निर्भर करता है। टिम्बर का दूसरा नाम क्या होता है? टिम्बर हम यूज करते हैं इमारती लकड़ी में, इसलिए टिम्बर का दूसरा नाम है इमारती लकड़ी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी गैस विषैली नहीं है? देखिए जो
सल्फर डाइऑक्साइड है वो भी विषैली है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो भी विषैली है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये बहुत ही अधिक विषैली है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बचती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको पता है लगभग 0.003% पृथ्वी पर पाई जाती है, हमारे वातावरण के अंदर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 38 की कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की मूल आवश्यकता क्या है। देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की मूल आवश्यकता जो है, वैसे हम जैसे कहते हैं मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान, देखिए लेकिन जीवों की बात कर रही है तो यहाँ पे जल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही ज़्यादा मूलभूत आवश्यकता में यूज होता है, वो सभी जीवों के लिए है। देखिए प्रश्न नंबर 39 में कह रहा है बीड़ी उत्पादक किस पत्ती का उपयोग यानी कि प्रयोग करते हैं। देखिए बीड़ी उत्पादक जो होते हैं पत्तों का उपयोग करते हैं, और कौन सा पत्ता होता है वो तेंदू का पत्ता होता है, तेंदू का पत्ता होता है। और राजस्थान के किस समुदाय के लिए वन्य एवं प्राणी संरक्षण धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका है, बिश्नोई। ये देखिए विश्नोई ऐसे भी लिखा जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि राजस्थान में विश्नोई समाज है, जिसमें आपने सुना होगा अमृता देवी विश्नोई, उन्हीं के नाम से एक राष्ट्रीय अवार्ड भी बना हुआ है, जो वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण में जो लोग अपना अनुदान देते हैं, भागीदारी निभाते हैं, उन्हें अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 42 प्राकृतिक संसाधन है, पहले हमसे पूछा था अप्राकृतिक संसाधन। तो देखिए वन्य प्राणी भी प्रकृति के अंदर, जल भी प्रकृति के अंदर, कोयला और पेट्रोलियम भी प्रकृति के अंदर, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ये ठीक है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ को पुनः चक्रित नहीं किया जा सकता। देखिए प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जा सकता है, पुनः चक्रित का मतलब है दोबारा से बनाना, कागज को भी और कांच को भी, लेकिन राख जो है लकड़ी से बनती है, राख से दोबारा लकड़ी नहीं बनाई जा सकती। प्रश्न नंबर 44 यहाँ देखिए अमृता देवी विश्नोई ने किन वृक्षों के लिए अपना बलिदान दिया था। देखिए खेजरी एक वृक्ष था, अमृता देवी विश्नोई ने इन वृक्षों के लिए बलिदान दिया था, इसलिए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पुरस्कार बनाया है जिसका नाम है अमृता देवी विश्नोई, और जो कि वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 45 की चिपको आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था। देखिए चिपको आंदोलन उत्तराखंड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन कहाँ, उत्तराखंड में, लेकिन पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया तो ये जो है उत्तराखंड नामक स्थान पर आने लगा। प्रश्न नंबर 46 सरदार सरोवर बांध को, देखिए सरदार सरोवर बांध और वल्लभ भाई पटेल का ही नाम, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल नाम है इनका पूरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी मूर्ति देखिए नर्मदा नदी पर ही बनी है, तो आपने ध्यान देना है। सरदार सरोवर बांध भी नर्मदा नदी पर ही बना हुआ है। प्रश्न नंबर 47 राजस्थान में हरियाली लाने का कार्य किस नहर ने किया। देखिए राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, देखिए इंदिरा गांधी नहर बनाई गई थी और उससे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हरियाली आई। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 सुंदरलाल बहुगुणा ने किस आंदोलन का प्रारंभ किया। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या था क्या नहीं था। तो चिपको आंदोलन जो था इसके अंदर लोगों ने उत्तराखंड में वृक्षों को बचाने के लिए क्या किया गया था। एक मिनट रुक जाइए।
वृक्षों को बचाने के लिए लोग वृक्षों पर चिपक गए थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। और प्रश्न नंबर 49 देखिए, कौन सा उद्योग वनों की कटाई से संबंधित नहीं है? देखिए, फर्नीचर वन कटते हैं, कागज बनता है तब भी वन कटते हैं, इमारती लकड़ी कटती है तब भी वनों की कटाई होती है, लेकिन उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है जो पेड़ों के कटने से नहीं बनता। पर्यावरण में उपस्थित कौन सी गैस विषैली है? देखिए हमने बताई थी, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है नहीं, तो इसलिए ए और सी। कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था कि सबसे विषैली गैस होती है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा पूछा गया है कि कौन सी गैस विषैली है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2 हमारा आंसर यही होगा। प्रश्न नंबर 51, भूमिगत जल का पुनः पूरा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? चेक डैम बनाए जाते हैं भैया। देखिए, डैम बनाने से सिंचाई होती है, भूमिगत डैम बनाने से भी यही होता है। और चेक डैम में आपको बताऊं, ये स्थायी और अस्थायी दीवारें होती है जो कि वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए बनाई जाती है। और वर्षा का जल जब संग्रहित कर लिया जाता है तो थोड़ा थोड़ा रिस्क करके वर्षा का जल जो हो जाता है वो इसके अंदर भूमि के अंदर चला जाता है। प्रश्न नंबर 52, जीवाश्म ईंधन है। देखिए, जीवाश्म ईंधन कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, ये मैंने आपको डिस्कस किया था। तो उपरोक्त सभी जो है हमारा जीवाश्म ईंधन है। प्रश्न नंबर 53, निम्न में से किसका पुण्य चक्रण किया जा सकता है? देखिए, धातु का भी पुण्य चक्रण किया जा सकता है। देखिए, मेटल है, मेटल बोलते हैं, इसका पुण्य चक्रण किया जा सकता है। प्लास्टिक का भी पुण्य चक्रण किया जा सकता है, पॉलीथीन्स का भी पुण्य चक्रण किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 54, वो कह रहा है कि अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किससे संबंधित है? वन्य जीवन संरक्षण से है। देखिए, वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण में अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, और ये भारत सरकार ने अमृता देवी के नाम से स्टार्ट किया था। प्रश्न नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक, ये देखिए रिपीट हो गया भैया, रिपीट प्रश्न है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, मृदा भी प्राकृतिक है, जल भी प्राकृतिक है, वायु भी प्राकृतिक है, वहां पे हवा दिया था, ध्यान रखना है। तो विद्युत जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखिए, यहां पे भी पूछा निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो देखिए आम का वृक्ष भी, सांप भी, वायु भी, लेकिन लकड़ी का घर जो है मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 57, बंगाल के अराबाड़ी वन में किस वृक्षों की अधिकता है? साल के वृक्षों की है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुण्य चक्रीय पदार्थ क्या है? देखिए, एल्यूमिनियम पन्नी जो है दोबारा से बनाई जा सकती है, ये हमारी क्या है? पुण्य चक्रीय पदार्थ है। एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, देखिए अजैव, देखिए जंतु अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है, पादप अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है, कृषि अपशिष्ट जैव निम्नीकरण है, लेकिन DDT, जो ये DDT है वो एक अजैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 की, निम्नलिखित में से कौन सी की ग्रीन हाउस गैस है? ग्रीन हाउस गैस, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी, मीथेन भी और जल वाष्प भी, ये सभी गैसें जो है ये हमारी ग्रीन हाउस गैसें है। प्रश्न नंबर 61 में देखिए, प्रश्न नंबर 61, जल संग्रहण संरचना बंदारस और ताल समानता पाई जाती है। देखिए, ये बंदारस और ताल महाराष्ट्र में बनाई जाती है, तो ध्यान देना है कि बंदारस जो है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, बनाई जाती है। जल संग्रहण का अर्थ क्या है? वर्षा के जल को इकट्ठा करना। देखिए, ये हम आपको अच्छी तरह बता चुके हैं कि जल संग्रहण का क्या अर्थ है? वर्षा के जल को इकट्ठा करना वर्षा जल संग्रहण यानी कि जल संग्रहण कहलाता है। प्रश्न नंबर 63, प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन का मुख्य कारण क्या है? देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या भी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करती है, शहरीकरण भी प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं, और औद्योगिकरण भी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस देखिए 5 जून को मनाया जाता है,
ये ध्यान देने वाला बात है। ये एक जीके का भी प्रश्न हो गया और आपके पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को बनाया जाता है। इसके बाद जल भी किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? जल एक नवीकरणीय है। ये मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि जल चक्कर चलता है और जल चक्कर में जल जो होता है नवीकरणीय होता है, क्योंकि वर्षा का जल धरती पे पड़ता है और धरती से वो दोबारा बादलों का रूप वाष्प बनकर बादलों का वो रूप धारण कर लेता है और वो फिर वर्षा के रूप में धरती पर आ जाता है। इस तरह ये नवीकरणीय संसाधन है। इसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा, इसके बाद हम वन वर्ड यानी कि एक शब्द में और एक लाइन में वन लाइन में हम आंसर्स कराएंगे। इससे अगली वीडियो जो होगी वो भी इसी से संबंधित, इन्हीं क्वेश्चनों से संबंधित होगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है अल्फा सर। धन्यवाद।